हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम बैक। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग होम साइंस यानी कि HSC 301 के होल सिलेबस को कवर करेंगे। ये किसके लिए है? तो 5th सेमेस्टर वालों के लिए है। और ये पेपर का टाइटल है। ये पेपर का क्या है? तो टाइटल है यानी कि आपके पेपर का नाम है और विषय आपका है होम साइंस। देखो, जब एग्ज़ाम में जाते हो तो विषय के जगह पे टाइटल लिख देते हो, टाइटल की जगह पे विषय लिख देते हो। तो टाइटल जो है होता है वो अलग होता है और विषय जो होता है वो अलग होता है। देखो, होम साइंस आपका क्या है? तो ये आपका विषय है, सब्जेक्ट है, लेकिन आपका टाइटल अलग है। टाइटल क्या है? तो सरफेस ऑर्नामेंट्स ऑफ फैब्रिक यानी कि कपड़ों की सतह का अलंकरण। और पेपर कोड है आपका HSC 301। ठीक है, तो इसमें जो 5th सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं उनका होम साइंस में 2 पेपर होने वाला है। कितने पेपर होने वाला है? तो 2, HSC 301, 302 और जो 303 है वो आपका क्या है? प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो चलो, एक तरह से आपका 301 का HSC 301 का होल सिलेबस कवर होगा। जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उस पर समझेंगे सारे यूनिट्स को। जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, इसमें टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो टेक्सटाइल की शब्दावली हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानना है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, आप डिटेल्ड में उसको समझना चाहते हो, ठीक है, एक तरह से मैंने ओवरव्यू के लिए ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट में आपको बुनाई पढ़ना है। देखो, पहला जो यूनिट है वो जितना सारा यूनिट है आपका उस सबका इंट्रोडक्शन एक तरह से पहले यूनिट पे पढ़ना है। तो हम लोगों को पहले यूनिट को छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि वही सारी चीज़ें फिर हमको डिटेल में पढ़ना है। पहले यूनिट में एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया है आपके पूरे सिलेबस का, तो उसको छोड़ देना है। आपको सेकेंड यूनिट से पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग, ये आपका सेकेंड यूनिट है, वीविंग। ठीक है, तो देखो, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको बनाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रक्रियाएं यानी कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस से आपके कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे जिसमें आपका वीविंग आ गया, निटिंग आ गया, फेल्टिंग आ गया। तो हमको अभी आपके सिलेबस में वीविंग के बारे में बस दिया है, निटिंग एंड फेल्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको सिर्फ वीविंग के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? तो वीविंग के बारे में, कि वीविंग क्या होती है, वीविंग में कितनी तरह की वीविंग होती है, कितनी तरह की बुनाइयाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वीविंग किसे कहते हैं। तो सबको पता है कि कपड़े में जो ताने और बाने का धागा होता है, यानी कि ताने का धागा क्या है? ये है वार्प यान और ये है आपका वेफ्ट यान। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। और जो ये इंटरलेसिंग हुई है, तो इसी इंटरलेसिंग के प्रोसेस से, यानी कि वार्प यान और वेफ्ट यान के इंटरलेसिंग के प्रोसेस से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। यानी कि ताना और बाना को आपस में इंटरलेस किया जाता है, उसको गूथा जाता है, फिर बुनाई का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यही होता है बुनाई। जिस जो भी आप कपड़ा पहनते हैं वो बुनाई का ही प्रोसेस है, वो बुनाई की प्रक्रिया से ही बनता है। फेल्टिंग की बात आ रही है, तो फेल्टिंग से आपका जो आप लोगों ने देखा होगा कंबल वगैरह या कोई शॉल वगैरह होती है, तो उसमें क्या छोटे छोटे धागों को गर्म विधि द्वारा चिपका दिया जाता है आपस में। उसमें कोई बुनाई नहीं हुई रहती। आप ध्यान से देखोगे तो कंबल में किसी भी प्रकार की कोई बुनाई नहीं हुई रहती। वो किससे बनता है? तो फेल्ट के माध्यम से, यानी कि जो भी छोटे छोटे धागे होते हैं उनको चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ जानना है वीविंग के बारे में कि वीविंग किसे कहते हैं। तो देखो, दिया है कि वस्त्र बुनाई की वह विधि जिसमें ताना एवं बाना नामक 2 भिन्न तथा परस्पर लंबवत तथा सपाट धागों के समूह को आपस में गूंथकर, यानी कि इंटरलेस करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो। मान लो कि ये तुम्हारा ताना का धागा है। ये क्या है? ये ताना का, मानना नहीं है, ये ताना का ही धागा है। कपड़े में जो लंबवत धागे होते हैं उनको ताना कहा जाता है और जो सपाट धागे होते हैं उनको बाना कहा जाता है। तो ये देख रहे हो,
ये जो इंटरलेस होके बना है, जैसे ये आपका ताना का धागा है और ये जो इंटरलेसिंग हो रही है, ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से बुनावट होती है ना। तो ये जो इंटरलेसिंग हो रही है, आपस में गुथ रहे हैं धागे और कपड़ा बनते जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बुनाई क्या है, तो बुनाई वस्त्र बनाने की वह विधि है जिसमें ताना एवं बाना नामक दो भिन्न धागों को क्या किया जाता है, तो एक आपस में इंटरलेस किया जाता है। बुनाई के अलावा भी बहुत सारे, मैंने अभी बताया कि बुनाई, अगर बुनाई से कपड़े नहीं बनाने हैं तो दो और प्रोसेस है बुनाई को छोड़ के, जैसे आपका निटिंग है, फेल्टिंग है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो आपके कपड़े बनाने की कुछ विधियां हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो विधि है वो, और सबसे बेसिक जो कह सकते हैं बुनाई है, वो है वीविंग। वीविंग से ही अधिकतर जो भी कपड़े होते हैं सब वीविंग से ही बनाए जाते हैं। और देखो, यहाँ तक आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझो। देखो, ये जो धागा है, यानी कि जो लंबवत में जो धागे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, ये वार्प यान है। यानी कि वार्प यान का मतलब क्या होता है, ताना का धागा, ताना का धागा, यानी कि जो धागे लंबवत गए हैं। देखो, ताना और वाना से, मैं ताना और वाना के बारे में बार बार रिपीट ताना और वाना को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है कि लंबवत धागे को क्या कहते हैं, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है ताना और वाना से। तो ताना वाना को आप लोग ध्यान में रखोगे कि लंबवत धागे को ताना कहते हैं और सपाट धागे को वाना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लंबवत धागे, ये आपको ये फ्रेम किए गए हैं और इसमें जो फिलिंग का प्रोसेस हुआ है बाने के धागे से, देख रहे हो, इंटरलेसिंग का प्रोसेस जो हुआ है, ये क्या है, तो ये बुनाई है। क्या है, बुनाई है। और आपके करगे से बिल्कुल चिपका दिया जाता है, तो एक भी आपको ये गड्ढा दिखाई नहीं देता है। और बहुत सारे फिनिशिंग होती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है इस पर, तब जाके वो पहनने योग्य कपड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वार्प यान क्या होता है और वेफ्ट यान क्या होता है और वीविंग क्या होता है। तो चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो, वीविंग के लिए लूम्स, वीविंग किस पे होती है, तो लूम पे होती है, यानी कि करगे पे होती है। तो ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, हैंड लूम होता है और पावर लूम होता है। कितने तरह के लूम्स होते हैं, तो दो तरह के लूम्स होते हैं। लूम्स का मतलब क्या, करघा, करघे पे ही तो कपड़ा बनता है। तो देखो, जो पहले था, यानी कि प्राचीन काल से आपका ये हैंडलूम ही आ रहा था। क्या आ रहा था, हैंडलूम। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, आपका औद्योगिकरण आता गया, आपके नई नई टेक्निक्स आती गई, नई नई मशीनों का निर्माण होता गया। तो अब देखो, पहले हैंड से बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती थी, और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम कपड़ा बुना जाता था। तो उस टाइम डिमांड भी बहुत कम थी क्योंकि लोग भी बहुत कम थे, तो उस हिसाब से उस टाइम के लिए ठीक था। लेकिन आज के लिए ये पावर लूम, ठीक है। पावर लूम में क्या है, तो इसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ज़्यादा समय शक्ति की भी इससे क्या होती है, बचत होती है। तो एक तरह से पावर लूम क्या करता है, तो आपके हज़ारों मीटर्स कपड़े क्या होते हैं, एक ही बार में बुन दिए जाते हैं। इसमें क्या करना है, तो इसमें कुछ ये इलेक्ट्रिक मशीन होते हैं, ये आपके बिजली से चलते हैं। बस एक क्या करो, बटन टिप दो और फिर क्या, मशीन अपना धड़ा काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये पावर लूम का मतलब क्या होता है, जो बिजली से चलता है, जो लूम बिजली से चलता है उसको क्या कहते हैं, तो पावर लूम कहते हैं। यानी कि ये क्या है, वीविंग मशीन है, यानी कि कपड़ा बुनाई का जो एक तरह से ये मशीन है, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हैंडलूम क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, हाथ से यहाँ पे बुनाई का कार्य हो रहा है। ये फ्रेम तो है, करघा तो है, लेकिन ये हाथ वाला है। और ये क्या है, तो बिजली वाला है, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कपड़े की बुनाई कर देता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें
जो आपका ये क्या कहते हैं, हैंडलूम है, हैंडलूम या पावरलूम कह सकते हैं। तो इसमें इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका वार्प बेलन है, हार्नेस है, शटल है, कंघी है, ठीक है। तो ये सारे आपके करघे के यानी कि लूम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, वार्प बेलन, हार्नेस, शटल। हार्नेस क्या होता है, तो हार्नेस करघे में एक लगा फ्रेम होता है जिस पे ताने के धागे को फ्रेम किया जाता है और उसी में फिलिंग का प्रोसेस किया जाता है आपके बाने के धागे से, ठीक है। जैसे मान लो ताने के धागे को ये फ्रेम कर दिया गया। और भराई का एक तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भराई का धागा कौन सा है। तो ये भी तुम याद रखना कि भराई का धागा इसी को कहा जाता है, बाने के धागे को भराई का धागा कहा जाता है। ये तो फ्रेम तैयार हो गया ताने के धागे से, और ये क्या कर रहा है, तो ये इसमें भराई का कार्य कर रहा है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वीविंग, यानी कि बुनाई के प्रकार। तो बुनाई देखो कई प्रकार की होती हैं, बुनाइयाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेन जो बेसिक बुनाइयाँ हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिक बुनाइयाँ आपकी 3 हैं, सादी बुनाई, साटिन बुनाई और ट्विल बुनाई, ठीक है। तो सबसे पहले सादी यानी कि प्लेन वीव को देख लेते हैं। प्लेन वीव किसे कहते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, तो यह सबसे सरल बुनावट होता है। जनरली जो कपड़ा आप देखेंगे वो इसी आपके सादी बुनाई से ही बनाए जाते हैं। लगभग कपड़े इस सादी बुनाई से ही बनाए जाते हैं। और भी सारी बुनाइयाँ हैं जिनको हम लोग देखेंगे। देखो प्लेन वीव में क्या होता है, तो यह सबसे सरल बुनावट है। यह क्या है, सबसे सरल बुनावट है। जैसे सूती का जो कपड़ा होता है, सूती के कपड़े में आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक कोई भी डायगोनल जैसे कोई तिरछी रेखा उसमें दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल प्लेन, हर तरफ से क्या है, तो प्लेन है, बराबर है, कहीं से भी कुछ इधर उधर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, तो वो प्लेन वीव है। कॉटन के जो भी कपड़े आते हैं वो प्लेन वीव से ही बुने जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सबसे सरल यानी कि आसान बुनाई है, और इसको सूती, टफेटा या टेबी बुनावट भी कहा जाता है। अब देखो इसके अलग अलग नाम भी हैं। इसको सूती यानी कि जो सूती के कपड़े में बुनावट होती है वो प्लेन वीव भी है, तो इसको सूती भी कहा जाता है, टफेटा भी कहा जाता है और टेबी भी कहा जाता है। तो इस नाम को भी याद रखोगे। सादी बुनाई की जगह पे ये भी पूछा जा सकता है कि टफेटा बुनाई क्या होता है, या टफेटा वीव क्या होता है, टेबी वीव क्या होता है, या सूती वीव क्या होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखोगे कि इस सादी बुनाई को सूती, टफेटा या टेबी बुनावट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो जो ताने के धागे होते हैं, ताने के धागे यानी कि ये जो ताना है, ये ताने के धागे बाने के धागे के ऊपर से गुजरते हैं। ताने के धागे क्या होते हैं, तो बाने के धागे के ऊपर से। ताने के धागे इसमें क्या होते हैं, देखो इस चीज़ को समझो, ताने के धागे बाने के धागे के ऊपर से गुजरते हैं। यानी कि ये जो ताना का धागा है, ये देखो इसमें फ्रेम का काम कौन कर रहा है, तो ये बाना कर रहा है। बाना सबसे पहले इसका फ्रेम बन गया, अब इसमें इसके ऊपर से ताने के धागे क्या होते हैं, गुजरते हैं, ठीक है। तो इसको प्लेन वीव कहते हैं। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये प्लेन वीव का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने फैब्रिक को भी साथ में जोड़ा है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, तो जो बाने के धागे होते हैं, ताने के जो धागे होते हैं वो बाने के ऊपर से गुजरते हैं। किसके ऊपर से गुजरते हैं, तो बाने के ऊपर से गुजरते हैं। और इसमें एक ही धागा होता है, एक ही आपका, जैसे मान लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक ही ताना है, ठीक है। इसमें 2-2, 3-3 ताने नहीं लगे हैं और एक ही बाना है। तो ये एक तरह से प्लेन वीव है, सादी बुनाई है। अब आते हैं साटिन के बारे में। साटिन के बारे में जानेंगे। साटिन वीव क्या होता है, देखो साटिन वीव होता है और एक सैटिन वीव होता है। तो इस चीज़ में आप लोग डिफरेंट समझना। सैटिन वीव और साटिन वीव ये दोनों अलग अलग वीव्स हैं। तो जो बेसिक है वो क्या है, सैटिन वीव है, साटिन वीव है। हम लोग सैटिन वीव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग साटिन वीव के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सतह पर, कह रहा है कि ये
सतह पर बाने के धागे अधिक दिखाई दे, यदि सतह पर बाने के धागे, ये बाना का धागा दिख रहा हो, दिखाई दे रहा है तुमको, ये बाना का धागा है ना, सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है, ये रेड वाला ही बाना का धागा है। और ताना का धागा क्या है, तो जो ये आपका स्लेटी कलर का, जो ग्रे कलर का आपका धागा दिखाई दे रहा है, ये आपका ताना का धागा है। तो कह रहा है कि यदि सतह पर बाने के धागे अधिक दिखाई दे तो सैटिन बुनाई या फिलिंग फेस कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फिलिंग फेस क्या होता है, तो सैटिन वीव में ये दिखाई देता है। जो फिलिंग फेस मतलब जो फिलिंग का धागा है, जो भराई का धागा है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, दिखाई देता है। इसी का फेस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें आपका जो ताना का धागा होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, छुप जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दिखाई देता है वो आपका क्या दिखाई देता है, तो बाना का धागा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तो बाना का, यानी कि वेफ्ट यान दिखाई देता है, वॉप यान दिखाई नहीं देता है। यह बुनाई मुख्य रूप से रेशम, रियान, ऊन के वस्त्रों पे किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वो कैसे दिखाई देगा, तो चिकने और चमकदार दिखाई दे। और चिकना, चमकदार और आकर्षक बनाने के लिए ऊन, रियान और रेशम के वस्त्रों में ये बुनावट की जाती है। ये बुनावट किस में की जाती है, तो आपका ऊन के कपड़ों में किया जाता है, यानी कि ऊनी कपड़ों में। रेयॉन जो होता है उसमें किया जाता है, और रेशम के वस्त्र भी इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। और इस प्रोसेस से बनाने से वो क्या होता है, तो चिकना, बिल्कुल मुलायम होता है और चमकदार होता है, और देखने में आकर्षक भी लगता है। तो इनको आकर्षक बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। अब देखो, इसके सेम विपरीत होता है आपका सैटिन वीव। क्या होता है, सैटिन वीव इसके विपरीत होता है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, तो उसमें जो ताना का धागा होता है, यानी कि ये जो यार्न है, ये यार्न है वो, ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और ये यार्न क्या होता है, वेफ्ट यार्न, जो बाना का धागा है, ये छुप जाता है उसमें। ये अगर ये याद हो गया तो आपको वो भी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत वो होता है, सैटिन के विपरीत सैटिन होता है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्विल वीव। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विल वीव क्या होता है। तो ट्विल वीव में देखो, सबसे ज़्यादा कपड़े का जो सरफेस होता है ना, उस पर डायगोनल लाइन में धागे दिखाई देते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल लाइन दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर किसी भी कपड़े में वीव दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं धागे के, तो आप समझ जाना कि वो ट्विल वीव से बुना गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस बुनाई में बाने के धागे नियमित अंतर पर ताने के धागे के ऊपर से तैरते से दिखाई देते हैं। यानी कि इस बुनाई में जो ताना का धागा होता है, इसके ऊपर से जो बाना का धागा होता है वो तैरता है, यानी कि डायगोनल लाइन में ये दिखाई देता है, तिरछी रेखा में दिखाई देता है। इस बुनावट के अंदर तिरछी रेखा स्पष्ट रूप से, यानी कि तिरछी धारी या कह सकते हो तिरछी रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपको भी ये दिखाई दे रही है कि ये तिरछी तिरछी धारियाँ इस पर बनी पड़ी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ये दिख रहा है आपको कपड़ा, इसमें तिरछी लाइनें लगी हैं, ये तिरछी लाइनें दिख रही हैं, ये तिरछी लाइनें दिख रही हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो कपड़े में जब बुनावट तिरछी लाइन में दिखाई दे तो वो क्या है, वो ट्विल बुनावट है। इसकी विशेषता है कि इसमें इसका जो सरफेस होता है वो उस पर डायगोनल लाइन बनता है, यानी कि तिरछी रेखाएं बनी होती हैं। अब देखो, ये आपका सेकेंड यूनिट है, फिनिशिंग। क्या है, फिनिशिंग, सेकेंड यूनिट है। अब देखो, कपड़ा तो बुन गया, कपड़े की बुनावट हो गई, लेकिन वो कपड़ा पहनने योग्य तब बनता है जब उस पर फिनिशिंग की जाती है। बहुत सारे फिनिशिंग में प्रोसेस होते हैं जो कपड़े को पहनने योग्य बनाते हैं। तो कपड़े को पहनने योग्य बनाने के लिए कपड़े पे बहुत सारी फिनिशिंग की जाती है, ये कंपनियों में की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो कपड़ा बुना हुआ है वो ग्रे गुड होता है, वो पहनने लायक नहीं होता है, आप उसको पहन नहीं सकते। कितना ही महंगा हो, कितना ही महंगे प्रोसेस से बनाया है, टेक्निक से बनाया गया है, लेकिन अगर उस पर फिनिशिंग नहीं हुई है तो कपड़ा पहनने योग्य नहीं होता है। उसको कोई एफर्ट, मतलब उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, उसको कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि वो आकर्षणहीन होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं होता।
वो फिनिशिंग के द्वारा कपड़े में आकर्षण को इन्हेंस किया जाता है, यानी कि उसकी जो चमक होती है, वो जो कपड़े को देख के आप बिल्कुल वो हो जाते हो कि नहीं यही कपड़ा लेना है, तो वो सब फिनिशिंग के माध्यम से आता है। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं कि फिनिशिंग किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जो वस्त्र गीली प्रतिक्रियाओं, शुद्धिकरण, विरंजन, रंगाई व छपाई के माध्यम से गुजरता है तो उसकी दशा क्या होती है, तो आकर्षणहीन हो जाती है। यानी कि जो भी प्रोसेस है बुनाई का, धुलाई का, शुद्धिकरण का, ठीक है, फिनिशिंग का, तो उसमें क्या होता है, तो वो कपड़ा आकर्षणहीन हो जाता है। तो उसे विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है, आकर्षक स्थिति में लाया जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या है, वो विशिष्ट प्रक्रिया क्या है, तो फिनिशिंग है। उसी को क्या कहते हैं, फिनिशिंग कहते हैं। तो इसका उद्देश्य देख लो, फिनिशिंग का पूछा जा सकता है कि फिनिशिंग क्यों किया जाता है या इसका उद्देश्य क्या है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि देखो कोई ना कोई काम किसी न किसी उद्देश्य से ही किया जाता है। तो फिनिशिंग हम कपड़े पे क्यों करते हैं, ताकि वो टिकाऊपन हो, यानी कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, या कह सकते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग बने, ज़्यादा दिनों तक चलने वाला कपड़ा बने, इसके लिए हम फिनिशिंग करते हैं। उसकी उपयोगिता बढ़ाना, यानी कि उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना, तो ये भी क्या है, ये आपका फिनिशिंग से किया जाता है। उसके बाद है विभिन्नता लाने के लिए, उसमें कपड़े में वैरायटी लाने के लिए, यानी कि एक ही तरह का, अगर आप लोग देखे होंगे कि सूती कपड़ा ही कई तरह से आपको दिखता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कोई बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, किसी की चमक अलग होती है। ठीक है, तो कपड़े में वैरायटी लाने के लिए, विभिन्नता लाने के लिए ये फिनिशिंग की जाती है। उसके बाद है कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, यानी कि उसकी जो उसका वर्क है, यानी कि वो ज़्यादा दिनों तक चल पाए, ज़्यादा दिनों तक हम उसका यूज़ कर पाए, तो उसके लिए फिनिशिंग की जाती है। और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए फिनिशिंग किया जाता है। ठीक है, आप लोग कहते हो कि ये ब्रांडेड है, यानी कि ब्रांडेड का मतलब क्या, उच्च गुणवत्ता वाला, और नॉन ब्रांडेड का मतलब क्या है, निम्न गुणवत्ता वाला। तो कहते हो कि ये ब्रांडेड है, तो वही कह रहा है कि इसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, कपड़े की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए फिनिशिंग की जाती है। उसको टिकाऊपन बनाने के लिए, उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उसमें विभिन्नता लाने के लिए, कार्य क्षमता में, उसके कार्य क्षमता में, कपड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके, उसके लिए क्या होता है, फिनिशिंग का कार्य किया जाता है। अब देख लो टाइप्स ऑफ फिनिशिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने बस यहाँ पे टर्मोलॉजी जो है इस मतलब जो भी इसके लिए टर्म यूज़ किए गए हैं, मैंने उसको सिर्फ रखा है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपको इसको डिटेल्ड में पढ़ना है, तो मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, वैसे मैं ऐसे भी इसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस चीज़ को पीपीटी जैसे ही बन जाएगा, मैं इस चीज़ को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इजी वे में मैं इसको समझा दूँगी। ठीक है, और आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो अलग से ला दूँगी। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ फिनिशिंग में आपका आता है, ये दो तरह से की फिनिशिंग किया जाता है। फिनिशिंग कितने तरह से किया जाता है, तो दो तरह से, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। मैकेनिकल से समझ में आ रहा है कि यांत्रिक परिसज्जा, यानी कि वो परिसज्जा जो यंत्रों के द्वारा, यानी कि मशीनों के द्वारा दिया जाता है, उसको यांत्रिक परिसज्जा कहते हैं। और वो परिसज्जा जो केमिकल्स के द्वारा, यानी कि रासायनिक विधियों द्वारा दिया जाता है, जिसमें केमिकल का यूज किया जाता है, वो क्या होता है, तो रासायनिक परिसज्जा क्या होता है, रासायनिक परिसज्जा होता है, जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। और जिसमें मशीन का यूज किया जाता है वो होता है यांत्रिक परिसज्जा, जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है वो होता है रासायनिक परिसज्जा। अब देखो इसमें आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिसज्जा के उदाहरण हैं। तो देखो बीटलिंग दे देगा, कैलेंडरिंग दे देगा, तो अगर आपको ये देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इस टर्म को आप लोग याद कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यांत्रिक क्या है और रासायनिक क्या है। ठीक है, और खुद से भी तुम पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हो, बुक में होगा तो बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना। वैसे मार्केट में अभी आपके 5th सेमेस्टर का बुक नहीं आया है, तो आप लोग देख लेना, बुक आ गया होगा
तो पढ़ लेना इस चीज़ को। और जो ये सब छोटे मोटे आपके आते हैं, जैसे यूपीएच आ गया, राजेंद्र आ गया, तो इसमें बहुत सारा डिटेल नहीं दिया रहता। मेन चीज़ें भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से जो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए वो ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं होता है, उसमें सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो आप लोग बुक्स ही लो, अगर बुक्स मिल जा रहा है तो ठीक है। वैसे पुरानी बुक्स हैं जिसमें आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी ठीक है, सबसे बेस्ट है पुरानी बुक्स जो भी हैं। तो आप लोग ले लो, पुरानी बुक ही ले लो अगर नई वाली नहीं मिलती है तो, ठीक है। और अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं इस चीज़ को अच्छे से पूरे डिटेल में मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अभी जान लो कि यांत्रिक परिसज्जा में यानी कि मैकेनिकल फिनिशिंग में क्या क्या आता है। तो देखो, एक आता है बीटलिंग। बीटलिंग का जो प्रोसेस है, इसको मैंने वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैंने डाला हुआ है, आप लोग उसको देख लेना। बीटलिंग में क्या किया जाता है, तो कपड़े को कूटने का कार्य किया जाता है। कूटने से क्या होता है, तो जो भी आपके जैसे मान लो बुनाई के द्वारा ये कपड़े बुने जा रहे हैं, ठीक है, तो बीच बीच में हल्के फुल्के छेद रह जाते हैं, कह सकते हैं होल रह जाते हैं। तो इस छेद को भरने के लिए बीटलिंग का प्रोसेस होता है। और कपड़े की चमक को बढ़ाने के लिए, कपड़े को और अधिक चमकदार बनाने के लिए बीटलिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसमें रोलर्स से कपड़े की कुटाई होती है। क्या होती है? कुटाई होती है। बीटलिंग से याद रखेंगे कि ये बीटिंग का मतलब, बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। उसी तरह बीटलिंग है, ठीक है। तो बीटलिंग में क्या होता है? कुटाई का प्रोसेस होता है, यानी कि कपड़े को पीटने का कार्य किया जाता है। कूटने का कार्य, पीटने का नहीं कहेंगे, ये मैं याद कराने के लिए कह रही हूँ कि आप लोग बीटिंग से याद रखोगे, ठीक है। तो बीटलिंग का प्रोसेस क्या होता है? तो कपड़े पे कूटा जाता है, कुटाई का प्रोसेस है ये, जिससे कपड़े में क्या इन्हांस होता है, तो उसकी चमक बढ़ती है और जो भी गड्ढे रह जाते हैं वो उसकी भराई हो जाती है। मान लो कि ये आपके धागे इस तरह से बुने गए हैं, ठीक है, तो बीच बीच में तो होल रहेगा, बीच बीच में तो छेद रहेगा। तो जब बीटिंग का प्रोसेस होता है, तो मान लो कि इस पर गिरा, रोलर गिरा, तो ये थोड़ा सा डिस्पर्स होगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? इधर से भी फैलेगा, है ना। तो ये दोनों तरफ से जब फैलेगा तो क्या होगा? ये भर जाएगा। तो इस तरह से भर जाएगा। तो जो भी बुनावटें होती हैं, जो भी ऊबड़ खाबड़ जिगजैग बुनावटें होती हैं, वो क्या होती है? बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं आप, और एक तरह से उसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आता है शेयरिंग एंड ब्रशिंग। शेयरिंग एंड ब्रशिंग में आपका आता है, शेयरिंग का मतलब होता है जैसे जो भी आपके कटिंग करना, ठीक है, कटिंग करना शेयरिंग का मतलब होता है। ब्रशिंग का मतलब होता है उसको ब्रश के द्वारा झाड़ना। जैसे मान लो कि आपने कपड़ा बुन दिया, कपड़े की बुनावट हो गई, तो ऊपर ऊपर छोटे मोटे धागे रह जाते हैं, रेशे रह जाते हैं, धागे नहीं कहेंगे, रेशे रह जाते हैं। तो उनकी कटाई, उनकी जो कटाई होती है और जो उसको झाड़ने का कार्य होता है, वो शेयरिंग एंड ब्रशिंग के माध्यम से होता है। उसके बाद है कैलेंडरिंग। देखो, परिसज्जा का, यांत्रिक परिसज्जा में सबसे जो लास्ट में किया जाता है, वो होता है आपका कैलेंडरिंग, ठीक है। कैलेंडरिंग में क्या होता है? तो जैसे आप लोग घर पे कपड़े प्रेस करते हो, ठीक है, कपड़े प्रेस करते हो, उसी तरह कपड़े को प्रेस किया जाता है। उसको बिल्कुल एक प्लेन सरफेस देने के लिए, उसमें जो भी श्रिंकेज वगैरह होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बिल्कुल उसका सरफेस प्लेन करने के लिए, उसमें चमक को बढ़ाने के लिए कैलेंडरिंग का प्रोसेस किया जाता है। जैसे आप इसको क्या किया जाता है? तो इसमें गर्म रोलर्स के द्वारा, रोलर्स जो होते हैं उनके बीच से कपड़े को गुजारा जाता है, निकाला जाता है। तो इससे कपड़े क्या हो जाते हैं? तो प्रेस हो जाते हैं, इस्त्री हो जाते हैं। तो जो बड़े पैमाने पे इस्त्री किया जाता है, प्रेस किया जाता है, वो आपका कैलेंडरिंग कहलाता है। ये कंपनियों में होता है, और हम लोग छोटे पैमाने पे घर पे क्या करते हैं? तो प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं। इसको इस्त्री नहीं कहेंगे, मैं समझने के लिए इस चीज़ को बता रही हूँ कि ये कैलेंडरिंग किस तरह से होता है। ये सबसे लास्ट का प्रोसेस है। उसके बाद है टेंटरिंग एंड क्रेपिंग। टेंटरिंग क्या होता है? तो टेंटरिंग में आपका कपड़े की जो भी लंबाई चौड़ाई होती है, जैसे मान लो कि ये कपड़ा बुना गया इस तरह से, ठीक है, तो जो भी इसकी लंबाई चौड़ाई, जैसे मान लो कि इस तरह से कपड़ा हो गया, ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को बराबर करने के लिए, यानी कि जो भी किनारे से
कपड़े इधर उबड़ खाबड़ हो जाते हैं तो उनको कटिंग के द्वारा निकाल देना। तो वो क्या होता है, टेंटरिंग होता है। उनको बिल्कुल बराबर कर देना टेंटरिंग कहलाता है। टेंटरिंग के माध्यम से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उनको कट करके निकाल दिया जाता है। उसके बाद है क्रीपिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े में क्रीप बना दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने ऐसे कई स्कर्ट्स पहने होंगे, टॉप्स पहने होंगे या स्टॉल वगैरह में ये क्रीपिंग का प्रोसेस होता है, जिससे कपड़े में क्रीप का मतलब क्या होता है, उसमें सिकुड़न मतलब डिज़ाइन के फॉर्म में कह सकते हैं कि उसमें क्रीप बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है एम्बोजिंग क्या है, तो ये नमूना अंकित करने का एक तरह से प्रोसेस है। कपड़े पे नमूना बनाया जाता है एम्बोजिंग के माध्यम से। उसके बाद है सनफ्राइजिंग। क्या है सनफ्राइजिंग? तो सनफ्राइजिंग क्या है? तो सनफ्राइजिंग एक तरह से कह सकते हैं कि एक व्यापारिक चिन्ह है। तो जिस भी कपड़े पे सनफ्राइजिंग का चिन्ह लग जाता है तो यह एक तरह से आपको सेटिस्फाइड करता है कि ये कपड़ा कभी भी क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं। सनफ्राइजिंग का मतलब किससे होता है, तो सिकुड़न से, यानी कि ये सिकुड़न अवरोधी कपड़ा बनाता है। ये जो परिसज्जा है वो इससे कपड़े क्या होते हैं, तो सिकुड़ते नहीं हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, तो शेयरिंग एंड ब्रशिंग प्लस कैलेंडरिंग, सनफ्राइजिंग, और आपका ये सारे वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आपके सनफ्राइजिंग से पूछे जाते हैं, कैलेंडरिंग से पूछे जाते हैं, शेयरिंग एंड ब्रशिंग से पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको पता चल गया कि ये सब क्या होता है। तो सनफ्राइजिंग क्या है, तो ये एक तरह से व्यापारिक चिन्ह है जो आपको ये बताता है कि ये कपड़ा कभी सिकुड़ेगा नहीं। जिस भी कपड़े पे ये चिन्ह लग जाता है तो उससे, या कह सकते हैं कि जिस भी कपड़े पे ये प्रोसेसिंग होती है या ये प्रोसेस किया जाता है, ये फिनिशिंग की जाती है, तो वो कपड़ा सिकुड़न अवरोधी हो जाता है, यानी कि वो कपड़ा कभी सिकुड़ता नहीं है। उसके बाद आता है ग्लेजिंग एक तरह की फिनिशिंग होती है। ग्लेजिंग क्या है, तो एक तरह की फिनिशिंग ये भी है आपकी मैकेनिकल फिनिशिंग है। ठीक है। उसके बाद है मोयरिंग है, स्टिफनिंग एंड फिलिंग है। ये सारे क्या हैं आपके, तो वस्त्र बुनाई के। तो ग्लेजिंग क्या है, तो ग्लेजिंग एक तरह का यांत्रिक परिसज्जा है। इसमें क्या किया जाता है, तो कपड़े को चमकदार बनाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। देखो ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि कई सारे प्रोसेस ऐसे हैं, कई सारी आपकी फिनिशिंग ऐसे है जो कपड़े पे चमक लाती है। तो ये देखो अलग अलग कपड़े पे अलग अलग तरह की फिनिशिंग की जाती है। ठीक है। तो कपड़े पे चमक लाने के लिए ग्लेजिंग का प्रोसेस किया जाता है। ग्लेजिंग का प्रोसेस क्यों किया जाता है, तो इससे कपड़े में आपके क्या इनहेंस होता है, तो चमक बढ़ता है। ग्लेजिंग से क्या बढ़ता है, तो चमक बढ़ता है। मोयरिंग क्या है, तो मोयरिंग एक तरह से नमूना अंकित करने का, ठीक है, नमूना अंकित करने का एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। और एम्बोजिंग क्या होता है, तो ये भी नमूना, इसको उभारा जाता है, कपड़े पे नमूने को उभारने का कार्य किया जाता है। जब इस चीज़ को हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी। ठीक है। तो मोयरिंग से कपड़े पे क्या किया जाता है, नमूना अंकित किया जाता है। ये बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे होता है, कंपनियों में किया जाता है। एम्बोजिंग के द्वारा भी कपड़े पे नमूना अंकित किया जाता है, लेकिन वो नमूना क्या किया जाता है, कपड़े के माध्यम से ही, मशीन के माध्यम से गर्म विधि द्वारा उस नमूने को, जो कपड़ा होता है उसको उभार, जैसे मान लो ए लिखा गया है तो ए को बिल्कुल कपड़े पे उभार देते हैं। ठीक है। ए ऊपर से दिखाई देता है, उसमें कोई पेंटिंग वगैरह ये सब नहीं होता। लेकिन ग्लेजिंग में क्या होता है, मोयरिंग में क्या होता है, तो मोयरिंग में जो नमूने वाले ही रोलर्स होते हैं, उन्हीं रोलर से कपड़े को गुजारा जाता है और उसमें नमूना अंकित होता जाता है। अब आता है स्टिफनिंग एंड फिलिंग। तो स्टिफनिंग एंड फिलिंग आपका किससे होता है, तो ये आपका होता है जैसे कपड़े को भरने का कार्य किया जाता है। स्टिफनिंग में क्या किया जाता है, तो कपड़े को भरने का कार्य। स्टिफनिंग एंड फिलिंग में क्या होता है, तो इसमें आपका कपड़ा कड़ा किया जाता है और भराई का प्रोसेस जो होता है मशीनों के द्वारा, ये आपका स्टिफनिंग होता है एंड फिलिंग होता है। फिलिंग का मतलब क्या होता है, तो भराई करना। फिलिंग का मतलब क्या होता है, तो भराई करना। और स्टिफनिंग का मतलब होता है कपड़े को कड़ा करना। क्या करना, तो कड़ा करना,
और भराई करना, ये स्टिफनिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं केमिकल प्रोसेसिंग में, यानी कि केमिकल माध्यम से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके ऊपर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मर्सराइजिंग। क्या आता है? मर्सराइजिंग आता है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसमें कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा की सहायता से उस पर चमक लाने का कार्य किया जाता है। मर्सराइजिंग का मतलब क्या होता है? तो कपड़े पे चमक लाना, यानी कि रासायनिक विधि से कपड़े पे चमक लाना। तो जो कपड़े पे रासायनिक विधि से चमक लाया जाता है वो कौन सा प्रोसेस है? तो मर्सराइजिंग है। इसमें क्या किया जाता है? तो कॉटन का जो कपड़ा होता है उस पर कास्टिक सोडा की सहायता से चमक उत्पन्न किया जाता है। अब है क्रीज रेसिस्टेंस, यानी कि ये भी एक तरह से केमिकल प्रोसेसिंग है। इसमें क्या होता है? तो कपड़ा कभी सिकुड़ता नहीं है, इस पर क्रीज जैसे चुन्नट वगैरह नहीं आते हैं, जैसे कह सकते हो सिलवट वगैरह नहीं आता है। तो ये भी आपके केमिकल माध्यम से किया जाता है, जो जिससे क्या होता है? तो कपड़ा बिल्कुल सिलवट अवरोधी हो जाता है, यानी कि उस पर किसी भी तरह का कोई क्रीज नहीं आता है, वो सिकुड़ता नहीं है, क्रीज नहीं पड़ते हैं कपड़े पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के जो कपड़े होते हैं उनको धुलो और पहनो, धुलो और पहनो, उस पर किसी भी प्रकार का एक बार झाड़ दो तो उस पर क्रीज नहीं आते। लेकिन कॉटन के कपड़े में क्या आते हैं? तुरंत क्रीज आ जाता है। कपड़े को धुलो, हम उसको बिना प्रेस किए नहीं पहन सकते। तो जिस पे क्रीज अवरोधी सिलवट रेसिस्टेंस प्रोसेस जिस भी कपड़े में किया जाता है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? मतलब उस पर क्रीज नहीं होते, सिलवट अवरोधी हो जाता है। उसके बाद है वाटर प्रूफ, यानी कि ऐसे कपड़े जो कभी क्या होते हैं? पानी से भीगते नहीं है। तो ये भी आपका किससे किया जाता है? वाटर प्रूफ। तो ये आपका रेजिन एक केमिकल होता है जिसके माध्यम से कपड़े को वाटर प्रूफिंग बनाया जाता है, यानी कि वो कपड़ा अगर आपके बारिश में जाता है तो भीगता नहीं है। जैसे आपका मान लो वो रेन कोट हो गया तो वो उस पर रेजिन का लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? तो कपड़ा भीगता नहीं है। उसके बाद है मोथ प्रूफिंग। मोथ प्रूफिंग का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सूती का कपड़ा देखा होगा कि उस पर क्या लग जाते हैं? तो फंगस लग जाते हैं। ठीक है, आप कितना भी बचाओ तो उस पर फंगस लग जाते हैं। तो मोथ प्रूफिंग इसीलिए किया जाता है ताकि उस पर फंगस, कपड़े पे फंगस ना लगे। अगर ये प्रोसेसिंग नहीं होगी तो जितने भी सारे कपड़े आपके बनते हैं उस पर बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? मोथ लग जाएंगे, यानी कि उस पर फंगस आ जाएंगे। उसके बाद है मेल्ड्यू प्रूफिंग, यानी कि आपका आता है फफूंदी। फफूंदी क्या है? तो ये भी एक तरह से आपका मोथ प्रूफिंग का मतलब देखो, यहाँ पे मैंने इसके बारे में बता दिया। मोथ प्रूफिंग का मतलब होता है जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि अरे वो कीड़े जो कपड़े को चट जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये आपका मोथ प्रूफिंग वाला प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो जो फ्लोराइड होता है या सिलिको फ्लोराइड कह सकते हैं, कि उसको ऊन के, जैसे ऊन का जो कपड़ा होता है वो इससे बचाने का कार्य किया जाता है। जैसे वो देखे हो आप लोग वो टिकिया टाइप का एक गोली आता है, देखो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, फिनाइल की जो गोली होती है, ठीक है, तो वो कपड़े में क्यों डाला जाता है? ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा न लगे, वो जो कपड़े खाने वाले कीड़े होते हैं वो कपड़े में इंटर ना करें। और मिल्ड्यू प्रूफिंग का मतलब होता है कि कपड़े पे फफूंद ना चढ़े, इसके लिए कपड़े को क्या किया जाता है? तो टर्पेंटाइन और फॉर्मेल्डिहाइड नाम का रासायनिक पदार्थ होता है, जिसको क्या किया जाता है? तो ये प्रोसेसिंग होती है कंपनी के माध्यम से ही, जहाँ पे कपड़ा बनता है उसी टाइम इस कपड़े पे इस चीज़ को, इस केमिकल्स को चढ़ा दिया जाता है ताकि वो फफूंदी से बची रहे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद है फायर प्रूफ, यानी फायर प्रूफ आप लोगों ने कपड़ा देखा होगा, जो फायर ब्रिगेड होते हैं, जो आग को बुझाने का कार्य करते हैं, तो वो लोग ये कपड़ा पहनते हैं। तो फायर प्रूफ कैसे बनाया जाता है? तो जो अमोनिया सल्फेट होता है, ये क्या है? तो एक तरह का रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है। अमोनिया सल्फेट को क्या किया जाता है? जो कपड़ा होता है उस पर उसकी मोटी लेयर लगा दी जाती है, इससे कपड़ा जलता नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही जलता नहीं है, वो मतलब थोड़ा बहुत आग से वो जलता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि उसको पहन के बिल्कुल आग में चले जाएं, घुस जाएं, कूद जाएं, ऐसा नहीं है। कपड़ा जलता है लेकिन
पूरी तरह से अवरोधक नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे आगे से बचा जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो कि जो होलिका थी वो एक शॉल लेके बैठी थी आग में, है ना, खुद को बचाने के लिए। तो वो एक तरह से क्या हो सकता है उस पर, तो फायर प्रूफ का प्रोसेस गया होगा उस टाइम। तो खैर मैं मजाक की बात कर रही हूँ, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि हम एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको याद रख सकते हैं कि उस पर क्या किया गया होगा। तो आपका ये अमोनिया सल्फेट का लेप लगाया होगा। तो जिस भी कपड़े पे अमोनिया सल्फेट का लेप लग जाता है तो वो फायर प्रूफ कपड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। उसके बाद है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखो मॉइस्चराइजिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मॉथ प्रूफिंग, मिल्ड प्रूफिंग और ब्लीचिंग। ये 3-4 इसमें इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉइस्चराइजिंग है और ब्लीचिंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग में पूछ लिया जाता है कि कौन से जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो देखो ब्लीचिंग में आपका ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग क्या है, तो कपड़े को उसके वास्तविक रंग प्रदान करने के लिए उसमें ब्लीचिंग का कार्य होता है। जैसे ये मोस्टली जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसी पे किया जाता है, ताकि वो और ज़्यादा वाइटिश हो जाए, यानी कि जो उसका मेन कलर है वो उसको मिल जाए। जैसे मान लो कि धूल धक्कड़ से क्या होते हैं, तो रेशम, ये जो कपास के रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो थोड़े से पीले पड़ जाते हैं। या बुनाई का भी जो प्रोसेस होता है उसमें भी कपड़े थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो उसको वास्तविक जैसे बिल्कुल वाइट करने के लिए उस पर क्या किया जाता है, तो ब्लीचिंग का प्रोसेस किया जाता है, ताकि कपड़ा बिल्कुल वाइट कलर में आ जाए, उस अपने जो नेचुरल उसका कलर है उसमें आ जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो ये आपका एक ब्लीचिंग कह सकते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। उसको कहते हैं ऑक्सोडाइडिंग। क्या है, तो ऑक्सोडाइडिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों आपके ब्लीचिंग के काम में यूज़ किए जाते हैं। तो देखो ऑक्सोडाइडिंग जो होता है वो आपके हर्ब पे यूज़ किया जाता है, यानी कि हर्ब फाइबर होते हैं, यानी कि जो आपके प्लांट से फाइबर मिले होते हैं, जैसे सूती हो गया, जूट हो गया, ये सब कपास हो गया, जूट हो गया, रेमी, पटसन, ये जितने भी होते हैं इन पे ब्लीच करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग जो होता है उस आपके एजेंट को यूज़ किया जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट आपके एनिमल्स फाइबर पे यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं डाइंग। डाइंग क्या होता है, तो रंगाई। अब कपड़े को रंगना है, ये प्रोसेस आपके कपड़े पे भी होता है और रेशे पे भी होता है, या कह सकते हैं कि धागे और कपड़े पे, धागे को भी रंगने का कार्य होता है और कपड़े को भी रंगने का कार्य किया जाता है। तो इसमें आपके 2 चीज़ें आती हैं। देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि रंगाई क्या होता है। तो रंगाई रंगों द्वारा वस्त्रों की परिसज्जा, यानी कि रंगों के द्वारा जब वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है तो यह क्या है, तो परिसज्जा की सबसे आकर्षक विधि है। आपको पता है कि रंगों से रंग क्या करते हैं, तो जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। एक तरह से रंगों को देख के आपके मन में थोड़ी सी खुशी आ जाती है। ऐसे जो उदास कपड़े होते हैं वो उतने अच्छे नहीं लगते, आकर्षक नहीं लगते, आपको देख के अंदर से गुड फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कलरफुल कपड़े चीज़ों को देखते हो तो आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस आती है, अंदर से गुड फीलिंग आती है। तो वहीं कह रहा है कि रंगों द्वारा वस्त्र की परिसज्जा जो होती है उसको डाइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं। ये सबसे आकर्षक विधि है। क्या है, तो परिसज्जा की सबसे आकर्षक विधि है, क्योंकि रंगों का हमारे मनोभाव पर गहरा प्रभाव होता है। क्या होता है, गहरा प्रभाव होता है। इसमें कपड़े के धरातल को रंगने का कार्य किया जाता है। जो उसका सरफेस होता है, पूरा जो ये कपड़े का सरफेस होता है, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर जगह पे इसको नहीं रंगा जाता, ये कपड़े के पूरे सरफेस, होल सरफेस को रंगने का कार्य किया जाता है। इसमें कहीं भी रंगाई में यही होता है, इस चीज़ को याद रखना। रंगाई और देखो डाइंग एंड प्रिंटिंग को लोग मतलब जनरली एक ही माना जाता है कि वो भी रंगने का ही प्रोसेस है। तो उसमें भी बेसिक डिफरेंस है यही कि आप डाइंग को याद रखेंगे कि इसमें कपड़े के होल सरफेस को रंगने का कार्य किया जाता है। ये इसमें 2 तरह के
कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइंग, यानी कि डाइंग दो तरह से होते हैं, रंजक और वर्णक। ये डाइज जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, डाइंग का प्रोसेस कितने तरह से होता है, तो रंजक और वर्णक। इसमें दो तरह के आपके मटेरियल यूज किए जाते हैं, रंजक और वर्णक। ठीक है, इस चीज़ को यानी कि डाइज और पिगमेंट, डाइज और पिगमेंट। अब देख लेते हैं रिसोर्स ऑफ डाइज। डाइज क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि डाइस क्या होता है। देखो डाइस, ये डाइस का मतलब होता है रंग, और वर्ण का भी मतलब होता है रंग। ये आपका सूखे हुए में पाया जाता है, और ये जैसे वाटर कह सकते हैं कि मतलब गीले प्रोसेसिंग, मतलब ये गीला होता है और ये सूखा होता है। ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे कि रिसोर्स ऑफ डाइस, डाइस क्या होता है और इसके क्या रिसोर्स होते हैं। तो ये दो तरह से पाए जाते हैं। कितने तरह से पाए जाते हैं, तो इसके दो रिसोर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में क्या आता है, तो नेचुरल में आपका जैसे आपका हल्दी हो गया, हल्दी भी एक तरह से पीला कलर देता है। उसके बाद है पत्तियाँ, जैसे पत्तियों से आपको हरा कलर मिलता है। ये सब आपके क्या हैं, तो पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फूल फल, जीव जंतु, चींटियाँ, खनिज, लवण, ये सब आपके क्या है, तो नेचुरल रिसोर्स हैं आपके डाइज के, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद है सिंथेटिक। सिंथेटिक रिसोर्स ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स से बहुत महंगा था और बहुत ज़्यादा शक्ति, और कहते हैं कि समय लगता था, जैसे जानवरों को मार के निकालना, कलर निकालना, पेड़ों को काट के कलर निकालना, तो ये सब इसमें टाइम ज़्यादा जाता था और बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं होता था, यानी कि बहुत मात्रा में उससे मिलता भी नहीं था कलर। तो इसलिए सिंथेटिक डाइज की खोज हुई। इसके बारे में, सबके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। अब सबसे पहले देख लो, नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले आपका आता है प्लांट। तो प्लांट में आपका आ गया कत्था है, हल्दी है, मेहंदी है, केसर है, पलाश के फूल है, हर श्रृंगार के फूल है। ये सब क्या हैं, तो आपके प्लांट्स से ये पाए जाने वाले कलर हैं, रंग हैं। ठीक है, और ये आसानी से आपके पानी में घुल जाते हैं। उसके बाद है एनिमल्स रिसोर्स, यानी कि वो वैसे कलर जो, वैसे प्राकृतिक कलर जो किससे पाए जाते हैं, तो आपके जानवरों से पाए जाते हैं। देखो मैं इस चीज़ को, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग यहाँ पे टायरिन पर्पल में बुक में दिया है कि टायरिन पर्पल कलर भूमध्य सागर में एक मछली पाई जाती थी, उससे मिलता है। ठीक है, टायरिन जो पर्पल कलर होता है वो भूमध्य सागरीय मछली से इस कलर को निकाला जाता था। जो टायरिन पर्पल ये मछली से निकाला जाता था, मछली से पाया जाता था। तो मछली क्या है, तो एक प्रकार का जीव है। ठीक है, तो इसलिए इसको एनिमल कलर कह सकते हैं, एनिमल डाइज कह सकते हैं। तो देखो बुक में दिया है कि ये भूमध्य सागर में मछली पाई जाती थी और उससे क्या कलर निकाला जाता था, तो टायरिन पर्पल। और जब मैंने इसको सर्च किया टायरिन पर्पल को, तो मुझे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, लीच जो दिखाई दे रहा है, कैसे इसको ऐसे घोंघी भी कहते हैं, तो ये मुझे मिला। तो ये भी टायरिन पर्पल, यानी कि इससे भी ये भी क्या है, तो इसी कलर का रिसोर्स है। तो आप, मैं थोड़ी सी बुक में कुछ और दिया है और सर्च करने पे कुछ और आ रहा है, तो बुक वाली चीज़ों को ही हम मानेंगे, सर्च वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती, बुक वाली चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं। तो टायरिन पर्पल कलर है वो किससे पाया जाता है, तो मछली से पाया जाता है, और वो मछली कहाँ पाई जाती है, तो भूमध्य सागर में पाई जाती है। उसके बाद है कोनियल आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है बग्स, इससे ये कलर निकाला जाता है। जैसे आप लोग को दिख रहा है ये जो कलर है रेड कलर, ये आपका इसी बग से निकाला गया है। इसी ये खटमल टाइप का एक कीड़ा है जो आपके कैक्टस के पौधा, जो कैक्टस का पौधा होता है उस पर सबसे ज़्यादा ये रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी कीड़े को निकालने का कार्य किया जाता है। और देखो पहले प्राकृतिक रिसोर्सेस बहुत महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जीवों को पकड़ना पड़ता है, मारना पड़ता है, तो ये थोड़े से महंगे होते थे और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं थे, सबकी पहुंच से बाहर थे। तो इसलिए सिंथेटिक डाइज का क्या किया गया, तो खोज किया गया। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कोनियल
और टायरिन पर्पल, ये आपके एनिमल रिसोर्स हैं डाइज के, और भी सारे हैं, इन दोनों को आप लोग याद रखोगे। उसके बाद है मिनरल रिसोर्स, यानी कि खनिज रिसोर्स से भी आपका, यानी कि खनिजों से भी आपका क्या पाया जाता है, कलर पाया जाता है। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस आयरन सल्फेट के मिश्रण से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट को आपस में जब मिलाओगे तो आपको पर्शियन ब्लू ये कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये कलर। देखो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट आपका क्या है, तो मिनरल है। क्या है, मिनरल है, यानी कि खनिज है। खनिज का मतलब क्या होता है, जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ज़मीन से प्राप्त होते हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट आपका क्या है, तो खनिज है, और इन दोनों के मिश्रण से आपको पर्शियन ब्लू मिलता है। ठीक है। उसके बाद लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट क्या है, तो ये भी एक तरह का आपका मिनरल है, जिससे क्या मिलता है, लेड नहीं है, लेड है, लेड क्रोमेट। तो ये आपका, इससे आपका क्या मिलता है, तो पीला कलर मिलता है। उसके बाद है आयरन सल्फेट से आपका खाकी कलर मिलता है। क्या मिलता है, खाकी कलर मिलता है। ये समझ में आ गया। ये क्या है, आयरन सल्फेट क्या है, आयरन सल्फेट, लेड क्रोमेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आयरन सल्फेट, ये सब आपके क्या है, तो खनिज है, जिनसे तरह तरह के कलर्स पाए जाते हैं। अब आते हैं सिंथेटिक डाइज पे। तो सिंथेटिक डाइज से पूछा जा सकता है कि इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी, 1856 में। ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में 1856 में। किसने किया था, तो विलियम हेनरी पर्किंस ने किया था। इन्होंने देखा कि बहुत सारे जानवरों को जीवों को मारा जा रहा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, प्राकृतिक रिसोर्सेज, पेड़ों को मतलब पत्तियों को तोड़ो, पेड़ों को काटो तो आपको कलर मिलते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रिसोर्सेज की हानि होती थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सिंथेटिक डाइज का खोज किया, यानी कि कुछ केमिकल्स के मिश्रण से क्या बन जाए, कलर बन जाए। और वही कलर आपके आज का जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, जो आपका प्रेजेंट एरा है, इसमें सबसे ज़्यादा सिंथेटिक डाइज का ही यूज किया जाता है। एक तरह से कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रिसोर्स से अब कलर्स नहीं निकाले जाते। तो अब इसको जानेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है सिंथेटिक डाइज। अभी मैंने जो नेचुरल डाइज है उससे कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, सिंथेटिक डाइज से आ सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखोगे। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1856 में हुई थी। 19वीं शताब्दी कहेंगे। 19वीं शताब्दी में, अगर शताब्दी में पूछता है तो 19वीं शताब्दी, अगर सन में पूछता है तो 1856। और किसने किया था, तो विलियम हेनरी पर्किंस ने किया था। अब देखो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक डाइज। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके कह सकते हैं एक तरह से, देखो एसिड डाइज, बेसिक डाइज और न्यूट्रल डाइज, ये कुल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। देखो एसिड डाइज, बेसिक डाइज और न्यूट्रल डाइज। यानी कि एसिड डाइज का मतलब क्या होता है, अम्लीय रंग, उसके बाद होता है क्षारीय रंग, उसके बाद होता है उदासीन रंग। ठीक है। एसिड डाइज आपके जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन फाइबर, यानी कि ऊन के लिए, प्रोटीन फाइबर में, देखो प्रोटीन फाइबर में यूज किया जाता है। प्रोटीन फाइबर के लिए, यानी कि प्रोटीन फाइबर में आपका रेशम और ऊन आ गया, तो इन दोनों के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो ऊन पे इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मोस्टली ऊन के लिए ही यूज किया जाता है, इसी के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। तो अम्लीय जो भी रंग होते हैं वो उनके लिए लाभकारी होते हैं। बेसिक डाइज जो होते हैं वो रेशम के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है। किसके लिए, रेशम के लिए लाभदायक होते हैं। कौन से रंग, तो बेसिक डाइज। और देखो न्यूट्रल डाइज जो होते हैं, जो उदासीन रंग होते हैं, वो सेल्यूलोजिक फाइबर जितने भी होते हैं, जैसे मान लो कि जो भी प्लांट बेस्ड फाइबर हैं, यानी कि जो आपके पौधे से मिलते हैं, उन फाइबर्स के लिए, जैसे आपका कॉटन हो गया, लिनन हो गया, आपका जूट हो गया, कपास, हेम्प, रेमी, पटसन, ये जितने भी होते हैं सब पे आपका न्यूट्रल डाइज यूज किया जाता है। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो जो कॉटन का कपड़ा होता है, यानी कि आपका कॉटन फाइबर होता है, कह सकते हैं एक तरह से कि जो सूती का कपड़ा होता है, उस पर सबसे ज़्यादा ये उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है। बेस्ट किसके लिए होता है, तो कॉटन के लिए बेस्ट होता है। वैसे ये सेल्यूलोजिक फाइबर पे यूज किया जाता है। और जो ये आपके दोनों डाइज हैं, ये आपके किस पे, तो प्रोटीन फाइबर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिसमें एसिड डाइज किसके लिए होता है, एसिड डाइज आपका याद रखोगे
प्रोटीन अब एसिड डाइज आपका किसके लिए, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, बेस्ट होता है। और बेसिक डाइज रेशम के लिए उपयुक्त होता है, बेस्ट होता है। और ये जो न्यूट्रल डाइज होता है वो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब आते हैं घुलनशीलता के आधार पे देखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पे आपके डाइज दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। यानी कि घुलनशील का मतलब क्या, जो जल में घुल जाए और जो जल में ना घुले। तो जल में ना घुले तो वो है अघुलनशील, और जल में घुल गया तो वो क्या है, घुलनशील। यानी कि वाटर सोल्यूबल, वाटर नॉन सोल्यूबल। ये आपके दो टाइप के आपके क्या होते हैं, सिंथेटिक डाइज होते हैं। सिंथेटिक डाइज को बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंथेटिक डाइज को उपयोगिता के आधार पे बांटा था। किसके आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, यानी कि यूजेस के बेस पे मैंने इसको 3 भागों में बांटा था, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी के आधार पे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 2 तरह का होता है, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, ठीक है। यानी कि ये जितने भी कलर हैं ये आपके क्या होते हैं, तो जल में घुल जाते हैं, और ये कलर आपके जल में नहीं घुलते। इनके लिए जैसे आपके केरोसिन हो गया, या जो भी आपके ऑयल्स होते हैं उनको मिला के इसको घुलनशील बनाने का कार्य किया जाता है। देखो जल में घुलनशील कौन कौन से, तो एसिड डाइज, बेसिक डाइज, रिएक्टिव, डायरेक्ट, ये आपके क्या हैं, तो जल में घुलनशील है। ये आसानी से जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील, जल में घुलने वाले या घुलनशील डाइज कौन से हैं, कलर कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शन में आपको बेसिक, एसिड, रिएक्टिव, डायरेक्ट या वैट, सल्फर कुछ भी दे सकता है। तो आपको जब ये याद रहेगा तो अच्छे से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना लेना, ये जो चीज़ है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस चीज़ को आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो जल में घुलनशील कितने हैं, तो 4 हैं, एसिड, बेसिक, रिएक्टिव और डायरेक्ट। वैट, सल्फर, डिस्पर्स, एजोडाइज, ये सब आपके अघुलनशील है, जो पानी में घुलते नहीं हैं। अब आ गया प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब होता है छपाई करना। छपाई करने का मतलब क्या, कलर से छपाई करना, ठीक है। यानी कि जब कपड़े के पूरे सरफेस को कलर किया जाता है तो क्या है, वो रंगाई है। और जब कपड़े के किसी पर्टिकुलर जगह को कलर किया जाता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कपड़ा है, ठीक, यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया, ठीक है। तो इस डिजाइन को कलर करना है, क्या करना है, इस डिजाइन को कलर करना है। तो ये क्या हो गया, प्रिंटिंग हो गया। जैसे मान लो कि ये हमारा कपड़ा है, तो यहाँ पे मैंने फूल बनाया, ठीक है। तो इस फूल को कलर करना है, हम पूरे सरफेस को कलर नहीं करेंगे, हम इस फूल को कलर करेंगे। तो ये जो विशेष जगह पे हम कलरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये इसके भी बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो ऐसे तो ये 2 तरह का होता है, हैंड प्रिंटिंग एंड मशीन प्रिंटिंग। बेसिक जो आपका टाइप है वो क्या है, हैंड प्रिंटिंग, यानी कि हाथ से छपाई होती है, जिसको प्रत्यक्ष छपाई भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंटिंग भी कहते हैं, मशीन प्रिंटिंग, यानी कि इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जो मशीन से प्रिंटिंग होती है, मशीन के द्वारा जो प्रिंट का कार्य किया जाता है, जिसमें आपका बाटिक आता है, टाई एंड डाई आता है, स्प्रे आता है, ब्लॉच आता है। उसके बाद है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे आजकल का ऑनलाइन प्रिंटिंग जिसको कहते हैं। अच्छा अभी आगे हम लोग देखेंगे, देखो मैं उस चीज़ को लेकर चल रही हूँ। हाँ देखो, पॉलीक्रोमैटिक प्रिंटिंग, ठीक है। पॉलीक्रोमैटिक तो नहीं, डिजिटल, देखो ये चीज़ डिजिटल प्रिंटिंग जो किसके माध्यम से होता है, तो मशीनों के माध्यम से ही होता है। तो एक तरह से पहले इस चीज़ को समझो। हैंड प्रिंटिंग में क्या आता है, तो ब्लॉक, स्टेंसिल, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये हाथ से छपाई की जाती है। किससे की जाती है, तो ये जो छपाई हाथ से की जाती है उसको हैंड प्रिंटिंग कहते हैं, जिसमें आपका ब्लॉक प्रिंटिंग आता है, स्टेंसिल आता है, स्क्रीन आता है। उसके बाद आता है मशीन प्रिंटिंग, यानी कि जो मशीन से छपाई का कार्य होता है, प्रिंटिंग का कार्य होता है, उसमें आपका बाटिक आता है, टाई एंड डाई, स्प्रे, ब्लॉच प्रिंटिंग आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब देखेंगे। अब है स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि क्या तरीके हैं प्रिंटिंग के। तो प्रिंटिंग 3 तरह से होता है, कितने तरह से, तो प्रिंटिंग 3 तरह से होता है। देखो ये टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग था, ये स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है।
तो 3 तरह से प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, डायरेक्ट प्रिंटिंग, रेसिस्ट प्रिंटिंग और डिस्चार्ज प्रिंटिंग। प्रत्यक्ष छपाई, अवरोधक छपाई, ठीक है, और डिस्चार्ज प्रिंटिंग यानी कि डिस्चार्ज छपाई। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट प्रिंटिंग में यानी कि जो आपका हैंड प्रिंटिंग होता है वो डायरेक्ट कपड़े पे यानी कि फेस टू फेस होता है, किसी माध्यम से नहीं होता। और रेजिस्ट प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, तो कुछ रेजिस्ट लगा दिया जाता है। जैसे मान लो कि बाटिक है, तो बाटिक आपका एक तरह से रेजिस्ट प्रिंटिंग है, उसमें आपका मोम लगा दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे जैसे टाई एंड डाई भी आपका रेजिस्ट प्रिंटिंग है, जिसमें क्या किया जाता है, अवरोधक लगा दिया जाता है। जहाँ पे कलर हमको नहीं चाहिए, हम वहाँ पे उस चीज़ को उस चीज़ पे क्या करते हैं, तो मोम लगा देते हैं, या उस चीज़ को चने से या मटर से या कह सकते हो कि किसी भी ईंट पत्थर से उसको बांध देते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से आपकी अवरोधक छपाई होगी। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग एग्जाम्पल के फॉर्म में, इसमें क्या किया जाता है, तो ये एक लकड़ी पे डिज़ाइन को बना लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, उभार लिया जाता है, और कलर से कपड़े पे एक तरह से कह सकते हैं कि इसको ठप्पा छपाई भी कहते हैं, ठीक है। स्टेंसिल यानी कि पेपर को कटिंग करके, या कह सकते हो कि प्लास्टिक को कटिंग करके, और फिर उस कपड़े को, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि अवरोधक ही छपाई है। जहाँ पे कलर की ज़रूरत होती है वहाँ उस तरह का डिज़ाइन कट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अभी इस पर क्या करेंगे, तो ऐसे ऐसे कलर करेंगे, तो ये कलर क्या होगा, कपड़े के सरफेस पे आ जाएगा, और बाकी जगह ये बच जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेंसिल छपाई, ये स्टेंसिल है, स्टेंसिल बनाया जाता है और फिर उससे कपड़े को कलर किया जाता है। ये है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, फ्रेम पे जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे मतलब अवरोधक लगा दिए जाते हैं। देखो अब ऐसा ये दिखाई दे रहा है, ये बाकी का जो जगह है इस पे अवरोधक लगा दिया गया है। अब वो क्या होगा, तो उससे कपड़े के नीचे कलर नहीं जाएगा, इतना ही ये फेस जो बना है इतना ही कलर स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन बना लिया जाता है, और जहाँ कलर करने का मन होता है, जहाँ पे कलर करना होता है वहाँ पे कलर कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है बाटिक में देखो ये जो डिज़ाइन है, ये तो डिज़ाइन बन गया है, ये जो जगह है ये बाटिक किया गया है, इस पर बाटिक का कार्य किया गया है। यानी कि इसमें क्या होता है, कपड़े में मोम को लगा दिया जाता है। यहाँ पे डिज़ाइन बन गया, अब यहाँ पे कलर करना है, ठीक है, कपड़े के सरफेस को कलर करना है, तो इसमें मोम को लगा दिया जाता है, और मोम को लगा के उसमें क्रैक्स पैदा किया जाता है। क्या पैदा किया जाता है, तो क्रैक्स, ये देख रहे हो, ये पतले पतले ऐसे ऐसे डिज़ाइंस बने हैं, ये क्रैक्स के माध्यम से बने हैं। यानी कि उस चीज़ को बिल्कुल प्लेन करके बना लिया जाता है, फिर उस पर क्रैक्स पैदा किया जाता है, यानी कि उसको तोड़ लिया जाता है, फिर उसको कलर करने का कार्य किया जाता है। तो जहाँ जहाँ मोम होता है वहाँ वहाँ कलर नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ क्रैक्स पड़े होते हैं वहाँ पे वो आसानी से कलर हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि बाटिक क्या है। तो बाटिक में मोम अवरोधक के फॉर्म में लगाया जाता है, और उसी में क्रैक्स पैदा किए जाते हैं, और फिर कलर को उस पर डाला जाता है, और फिर वो क्या होता है, जहाँ पे अवरोधक लगा रहता है, जहाँ पे मोम रहता है वहाँ पे कलर नहीं होता, और जहाँ पे क्रैक्स पैदा होते हैं, क्रैक्स बने होते हैं, तो वहाँ पे कलर अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह का कुछ सरफेस बनता है, ठीक है। उसके बाद है बंदेज सबको पता है कि बंदेज में क्या किया जाता है, तो कपड़े को लिया जाता है, और जिस पर्टिकुलर जगह पे कलर नहीं करना होता है उस जगह को क्या किया जाता है, तो बांध दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ट्विस्ट करके बांधा जा रहा है, ठीक है, बैंड कर दिया जाता है, फिर उसको कलर यहाँ पे किया गया है, फिर इस तरह का कुछ सरफेस निकल के आया है, उभर के आया है, इस तरह का कुछ डिज़ाइन बन के आया है। तो ये क्या किया गया है, इसको ट्विस्ट किया गया है, ऐसे मरोड़ दिया गया है, ऐसे घुमा दिया गया है, तो इस तरह का डिज़ाइन आया है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोसेस से किया जाता है। जनरली इसमें क्या किए जाते हैं, तो जहाँ पे कलर नहीं करना है उस जगह पे ट्विस्टिंग करके, या कह सकते हैं कि जैसे जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए हम उस तरह से कपड़े को मोड़ के, फोल्ड करके, ट्विस्ट करके या बांध के बंधेज का कार्य करते हैं। इसमें बांधना मतलब इसमें बांधा जाता है, तो वही होता है बंधेज का कार्य। उसके बाद है ये इक्कत का ये डिज़ाइन है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब है बाटिक छपाई। थोड़ा सा बाटिक छपाई के बारे में जान लेते हैं कि बाटिक छपाई क्या है। तो बाटिक शब्द जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। लेकिन यह कला
कहाँ की है? तो जावा सुमात्रा। बाटिक जो शब्द है वो जापान से लिया गया है, लेकिन यह कला है इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा आइलैंड की। ये कला कहाँ की है? तो इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा आइलैंड की है। यानी कि ये जावा सुमात्रा जो आइलैंड है वो इंडोनेशिया में है, और यहीं की ये कला, यहीं से ये कला बाहर निकली थी, और जो ये शब्द इसको मिला था वो जापान से मिला था। यानी कि जापानी शब्द है बाटिक, ठीक है, जिसको अम्बाटिक भी कहा जाता है। जावा सुमात्रा में इसे अम्बाटिक के नाम से ही जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अम्बाटिक। अम्बाटिक के नाम से ही जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है मोम की बूंद। यानी कि मोम की बूंद को अम्बाटिक कहा जाता है, और इसी बाटिक पे मोम की बूंदों को लगाने का कार्य, यहाँ पे देख रहे हो आप, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने ये पिक्चर ऐड करा हुआ है। यहाँ पे तो डिज़ाइंस बना दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पे कलर्स की कलर करना है, यानी कि बाटिक करना है, वहाँ पे मोम का लेप लगाया जा रहा है। अब इसमें क्रैक्स पैदा किया जाएगा, यानी कि इसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ किया जाएगा कपड़े को, तो उसमें क्रैक्स पैदा होंगे, और फिर उसी पे कलर करने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद है पॉलीक्रोमैटिक। देखो ये तुम्हारे सिलेबस में नया है, पॉलीक्रोमैटिक प्रिंटिंग। ये सिलेबस में नया जुड़ा है, ये पहले के सिलेबस में नहीं है, मैंने जो पढ़ा है बुक उसमें नहीं है ये, तो अभी ये नया जुड़ा है। कई सारे प्रिंटिंग के मेथड्स जो हैं वो नए जुड़े हैं। पॉलीक्रोमैटिक में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे कलर्स को एक ही बार जहाँ रंगना होता है वहाँ रख दिया जाता है, और फिर उस कलर को उंगली के सहायता से, ब्रश की सहायता से फैला दिया जाता है। तो ये दिख रहा है, ये पॉलीक्रोमैटिक का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे कलर हैं जिनको जो पेंटर होता है, जो इसमें मास्टर होता है, वो क्या करता है, बहुत सारे कलर्स को एक ही बार गिरा देता है, और उसको कलर करने का कार्य, मतलब हाथ से जल्दी जल्दी ऐसे बना के करते हैं, या ब्रश के माध्यम से ये कलर किया जाता है। तो पॉलीक्रोमैटिक में यही होता है कि बहुत सारे कलर को एक साथ यूज किया जाता है, यानी कि मल्टी कलर्स को एक ही साथ यूज किया जाता है। तो वो कह रहा है कि पॉलीक्रोमैटिक प्रिंटिंग एक स्क्रीन प्रिंटिंग है। क्या है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग है, जिसमें एक अद्वितीय कलाकृति को प्रिंट करने के लिए एक साथ कई रंगों को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एक साथ कई रंगों को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से रिएक्टिव डाइज, जो वाटर कलर होते हैं, यानी कि रिएक्टिव डाइज क्या है, तो ये जल में घुल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, तो ऐसे कलर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल प्रिंटिंग। क्या है? डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंट क्या है? एक लोकप्रिय मुद्रण की विधि है। आप लोग आजकल यही चल रहा है, ऑनलाइन जितना काम हो सके कर लो, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रिंटिंग भी अब आ गई है। तो ऑनलाइन प्रिंटिंग में आपका ये डिजिटल, जिसको डिजिटल प्रिंटिंग कहेंगे, तो डिजिटल प्रिंट एक मुद्रण विधि है, जिसको क्या किया जाता है, तो नमूने को अंकित, नमूना क्या, उस पर डायरेक्ट प्रिंट को ही मुद्रित कर दिया जाता है, यानी कि उस पर छाप दिया जाता है। तो जिसमें डिजाइन को सीधे प्रिंट सब्सट्रेट पर कह रहा है कि प्रिंट सब्सट्रेट पर लगाकर उसे तरल स्याही या टोनर के माध्यम से उसको कलर कर दिया जाता है, जिसमें ये आपके पहले से ही उस प्रिंटर में लगे होते हैं या उस मशीन में लगे होते हैं। ये दो तरह के मशीन होते हैं, जैसे इंजेक्ट और लेज़र। ये इंजेक्ट और लेज़र, ये दो मशीनें होती हैं आपके डिजिटल प्रिंटिंग के, दो मेथड्स होते हैं, और दो मशीनें कह सकते हैं कि दो, एक तरह से कह सकते हैं कि दो मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है, तो इंजेक्ट के माध्यम से या लेज़र प्रिंटिंग के माध्यम से ऑनलाइन यानी कि डिजिटल प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। अब इंजेक्ट प्रिंटिंग क्या है, ये देखो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आपके सिलेबस में नया जुड़ा है, तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। इंजेक्ट प्रिंटिंग में क्या होता है, तो देखो ये है आपका इंक, और ये है आपका नोज़ल। ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका नोज़ल है। यहाँ से क्या क्या हो रहा है, ये जो इंक है वो नोज़ल क्या कर रहा है, तो इंजेक्ट कर रहा है। किस पे? तो ये कपड़े पे या पेपर कह सकते हैं, पेपर पे ही होता है। तो पेपर पे ये कलर को इंजेक्ट करता है, और जो भी डाटा होता है, जो भी इमेज डाटा होता है, वो यहाँ से ट्रैक किया जाता है, और उस पर वो छप जाता है। इस पेपर पे क्या होता है, वो डिज़ाइन या वो जो भी है वो छप जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंजेक्ट प्रिंटिंग में मुख्य रूप से दस्तावेजों को प्रिंट किया जाता है। किसको प्रिंट किया जाता है? तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रिंट करने का कार्य किया जाता है।
तो कह रहा है कि जिसमें दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए स्याही का उपयोग होता है। इंजेक्ट प्रिंटर में नोजल लगा रहता है जो कागज़ पर इंक को स्प्रे करता रहता है। क्या करता रहता है? स्प्रे करता रहता है। और वह सामग्री क्या होती है? वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? प्रिंट हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, परंपरागत कढ़ाई। तो देखो इस चीज़ को अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोग बने रहना। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इसको आप डिस्कस करेंगे। ये आपका अगला यूनिट है, परंपरागत कढ़ाई, परंपरागत वस्त्र, वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैंने ये सब पहले से बना के रखा हुआ है अभी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अब अगले दिन पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो चलो बंद करते हैं।